आज है 24 अप्रैल शुक्रवार का दिन। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट जिसे आपके लिए तैयार किया है निधीश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौडियाल, फलक अफशान और विश्वजीत कुमार ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। आज की बड़ी खबरों में हम चर्चा करेंगे भारत की आंतरिक और बाहरी चुनौतियां के बारे में। एक तरफ मणिपुर के उखरुल जिले में कुकी और नागा समुदायों के बीच फिर से भड़की हिंसा ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के चुनावी दंगल में मतदाता सूची से लाखों नाम हटने और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की बढ़ती सक्रियता ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तीखी टिप्पणी और मध्य पूर्व में ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने कूटनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। अगले कुछ मिनटों में हम इन सभी खबरों का विस्तार से विश्लेषण करेंगे। मणिपुर के उखरुल जिले में कुकी और नागा समुदायों के बीच हुई ताजी हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है। प्रशांत मजूमदार की रिपोर्ट के मुताबिक कुकी ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट ने आरोप लगाया है कि हथियारबंद नागा पुरुषों ने सुबह के समय सोते हुए नागरिकों पर हमला किया। इस हमले में 2 कुकी स्वयंसेवक मारे गए और कई घरों को आग लगा दी गई। दूसरी तरफ नागा विलेज गार्ड ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि उनके जवान गश्त पर थे जब कुकी उग्रवादियों ने उन पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें एक नागा स्वयंसेवक की जान चली गई। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह के शांति प्रयासों के बावजूद जिले में तनाव बरकरार है और रुक रुक कर झड़पें हो रही हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव के बीच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में दीप्तिमान तिवारी की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 2 महीनों में ईडी ने बंगाल में 20 से ज़्यादा ऑपरेशन चलाए हैं। एजेंसी ने टीएमसी नेताओं से जुड़ी करोड़ों की संपत्ति कुकी और कई मंत्रियों को समन जारी किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव से ठीक पहले ये कार्रवाई राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित है। आंकड़ों की बात करें तो 2014 के बाद राजनेताओं पर ईडी के मामलों में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है, जिनमें 95% मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। हालांकि केंद्र का कहना है कि यह कार्रवाई सबूतों और भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य से की जा रही है। आम आदमी पार्टी के भीतर बड़ी बगावत देखने को मिली है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने 6 अन्य सांसदों के साथ भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। एक्सप्रेस वेब डेस्क के अनुसार राघव चड्ढा के साथ अशोक मित्तल और संदीप पाठक जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। चड्ढा ने तर्क दिया कि चूंकि उनके पास 2/3 सांसदों का समर्थन है, इसलिए दलबदल विरोधी कानून उन पर लागू नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल ने इसे पंजाब की जनता के साथ धोखा बताया है। गौर करने वाली बात यह है कि इस बगावत से ठीक 10 दिन पहले सांसद अशोक मित्तल के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई थी, जिसे इस पाला बदलने की एक बड़ी वजह माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। पीटीआई और टेलीग्राफ वेब डेस्क की रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को संबंधित अपीलीय ट्रिब्यूनल के पास जाने का निर्देश दिया है। प्रभावित लोगों में वे कर्मचारी भी शामिल हैं जो खुद चुनाव ड्यूटी पर तैनात हैं। मामले की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया के बाद करीब 91 लाख मतदाताओं के नाम कम हो गए हैं। न्यायमूर्ति बागची ने टिप्पणी की कि भले ही ये लोग इस बार वोट न डाल पाएं, लेकिन भविष्य के लिए उनके मताधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। राज्यसभा के 73 विपक्षी सांसदों ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए नया प्रस्ताव पेश किया है। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 18 अप्रैल के उस भाषण का हवाला दिया है जिसका सीधा प्रसारण सरकारी चैनलों पर किया गया था। सांसदों का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने प्रधानमंत्री के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि विपक्षी नेताओं के खिलाफ वे बहुत सक्रिय रहे हैं। नोटिस में कहा गया है कि आयोग का ये पक्षपातपूर्ण रवैया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की भावना के खिलाफ है और जब तक जांच पूरी न हो, ज्ञानेश कुमार को चुनावी जिम्मेदारियों से अलग रहना चाहिए। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान में रिकॉर्ड 92% वोटिंग दर्ज की गई है। टॉकिंग न्यूज विद निधीश में पत्रकार राजेश चतुर्वेदी ने बताया कि यह बढ़ोतरी स्वाभाविक नहीं है, बल्कि मतदाता सूची से करीब 52 लाख नाम हटाए जाने के कारण प्रतिशत ज़्यादा दिख रहा है। इसके अलावा लोगों में अपने नाम कटने का इतना डर था कि वे अपनी नागरिकता साबित करने की चिंता में भारी संख्या में बूथों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे परिवर्तन की लहर बताया है, जबकि विश्लेषकों का मानना है कि इतनी बड़ी वोटिंग को सिर्फ व्यवस्था की जीत मानना जल्दबाजी होगी। सीपीएम नेता एम.ए. बेबी ने केंद्र सरकार की नीतियों की तुलना हिटलर के शासन से की है। द टेलीग्राफ में जॉयजित घोष की रिपोर्ट के अनुसार बेबी ने कहा कि सीएए, एनआरसी और मतदाता सूची में संशोधन का तरीका हिटलर के नूरनबर्ग कानूनों जैसा है, जिसका मकसद एक विशेष समुदाय को निशाना बनाना है।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार परिसीमन के जरिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर देश को हिंदू राष्ट्र में बदलना चाहती है। बेबी ने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे मंदिरों के निर्माण में सरकारी पैसा खर्च कर आरएसएस के एजेंडे को ही बढ़ावा दे रही हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई पर आधारित वेब सीरीज पर रोक लगा दी है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक G5 पर रिलीज होने वाली डॉक्यू सीरीज लॉरेंस ऑफ पंजाब को सुरक्षा कारणों से रोका गया है। पंजाब पुलिस ने आगाह किया था कि इस सीरीज से राज्य की कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। कोर्ट में सरकार ने बताया कि वे अब तक बिश्नोई का गुणगान करने वाले 2600 से ज़्यादा लिंक ब्लॉक कर चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई वर्तमान में जेल में है और उस पर सिद्धू मूसेवाला की हत्या और सलमान खान को धमकी देने जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच रहे हैं। अल जजीरा के संवाददाता आबिद हुसैन की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान इस समय ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। इस कूटनीति के बीच इस्लामाबाद के नागरिक परेशान हैं क्योंकि सुरक्षा के चलते शहर के मुख्य रास्ते और स्कूल बंद कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ होर्मुज जलमरूमध्य में ईरान द्वारा बिछाई गई बारूदी सुरंगों के कारण वैश्विक तेल सप्लाई बाधित होने का खतरा पैदा हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह संकट जल्द नहीं सुलझा तो दुनिया को बड़े आर्थिक झटके झेलने पड़ सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत को नर्क बताने वाली टिप्पणी पर बवाल मच गया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इन टिप्पणियों को तथ्यहीन और अनुचित बताया है। ट्रंप ने एक पोस्ट साझा की थी जिसमें भारतीय पेशेवरों को लैपटॉप वाले गैंगस्टर कहा गया था। कांग्रेस और टीएमसी जैसे विपक्षी दलों ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। दिलचस्प बात यह रही कि मुंबई और हैदराबाद स्थित ईरानी दूतावासों ने भारत की खूबसूरती के वीडियो शेयर कर ट्रंप को ट्रोल किया और उन्हें भारत आकर हकीकत देखने की सलाह दी। इजरायल और गजा के संघर्ष पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ रही है। हरकारा डीप डाइव में निधीश त्यागी और अपूर्वानंद ने बताया कि पूर्व इजरायली सैनिकों ने भी अब अपनी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। वे इजरायली सेना के व्यवहार की तुलना नाजी जर्मनी के अत्याचारों से कर रहे हैं। भारत की भूमिका पर भी चर्चा हो रही है क्योंकि भारत अब फिलिस्तीन के बजाय इजरायल के ज़्यादा करीब दिख रहा है। गजा में बच्चों और नागरिकों की मौत के बाद दुनिया भर में इजरायल के खिलाफ माहौल बन रहा है, जिससे भारत के लिए अपनी कूटनीतिक स्थिति बनाए रखना चुनौतीपूर्ण हो गया है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कोयला खदान के विस्तार के लिए हजारों लोगों को बेघर किया जा रहा है। आर्टिकल 14 की रिपोर्ट के अनुसार नॉर्डर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के इस प्रोजेक्ट से करीब 50,000 लोग प्रभावित होंगे। लोगों की शिकायत है कि उनकी जमीन का मुआवजा अचानक 20% कम कर दिया गया है। ये पहली बार है जब किसी शहर के बड़े हिस्से को खदान के लिए खाली कराया जा रहा है। विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि जब ये खदान अगले 8 साल में बंद होने वाली है, तो इतनी बड़ी आबादी को विस्थापित करना कितना जायज़ है। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। देश और दुनिया की इन महत्वपूर्ण खबरों को हम आप तक लाते रहेंगे। हमें अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। सुनते रहिए हरकारा न्यूज़, जहां आपको मिलती है शोर से दूर खबरों की सही रोशनी। फिर मिलेंगे। नमस्कार।